स्मार्ट स्टडीज में तो हम शुरुआत करेंगे आज सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो चाइल्ड साइकोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे. सो वी विल स्टार्ट दैट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच pedagogical approach would be adopted by teachers who firmly believe in constructivism to teach concepts of floating and sinking to class 5th children? First, lecture method. Second, showing videos. Third, showing PowerPoint presentation. And third, fourth, guided discovery. तो कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट. फर्स्ट इसका आंसर होगा, सॉरी, फर्स्ट नहीं, फोर्थ इसका आंसर होगा गाइडेड डिस्कवरी. गाइडेड डिस्कवरी एक पेडागोजिकल अप्रोच है जहाँ स्टूडेंट्स को नॉलेज डिस्कवर करने के लिए एक्सप्लोरेशन और इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया जाता है. वह जहाँ पर कि टीचर एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर रेदर देन अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो गाइडिंग डिस्कवरी में टीचर जो होगा वो फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएगा, ना कि एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की. तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, गाइड एंड डिस्कवरी. फोर्थ है जो कि है गाइड एंड डिस्कवरी. अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सेकंड हमारा क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग? तो सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शंस है रोट रिहर्सल, निमोनिक्स, कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड इलोबरेटिव रिहर्सल. तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, रोट रिहर्सल. मेमोरी टेक्निक जो कि इफेक्टिव नहीं है अगर हम बच्चों को सिर्फ रोट रिहर्सल पढ़ाएंगे. इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक्स वो होती हैं जैसे कि जो मीनिंगफुल लर्निंग है, जो हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिससे कि उनके अंडरस्टैंडिंग एंड जब भी वो किसी न्यू इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करें तो वो उनका जो पुराना इन्फॉर्मेशन है वो उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ उनको याद में रहे. तो जो रोट रिहर्सल होता है वो अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट नहीं करता है. एंड जो निमोनिक्स होते हैं वो इनकोड करने में हेल्प करते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी टेक्निक. कॉन्सेप्ट मैपिंग भी हेल्प करती है. एंड इलेबोरेटिव रिहर्सल लिंकिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज. तो जब भी हम लिंक करते हैं किसी न्यू इन्फॉर्मेशन का एग्जिस्टिंग नॉलेज से, तो ये उसमें हेल्पफुल काफी ज्यादा होता है. अब हम मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर. थर्ड क्वेश्चन है, which of the following is not a characteristic of a well formulated critical thinking question? तो इसका ऑप्शन है, it is an open ended and allows for multiple answers. Second, it is based primarily on factual information. It requires analysis and evaluation of information. It promotes higher level thinking and problem solving skills. तो इसका सही आंसर होगा इट इज बेस्ड प्राइमरीली ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन को हम ऐसे डिजाइन करते हैं जिससे कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, डीपर एनालिसिस इंगेज हो किसी भी बच्चे का, एंड जो उनके कॉन्सेप्ट्स और इंफॉर्मेशन है उनका इवैल्यूएशन हो. तो इसके लिए हमें जो क्वेश्चंस देने हैं वो ओपन एंडेड होंगे और उनमें रिक्वायर एनालिसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी मस्ट है.
एंड जो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं वो प्रमोट्स करते हैं हायर लेवल थिंकिंग को एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो यहाँ पे पूछे नॉट अ करेक्टरिस्टिक, तो जो करेक्टरिस्टिक नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग का, तो वो इट इज बेस्ड प्राइमरली ऑन फैक्चुअल एजुकेशन इंफॉर्मेशन। देन सेकंड इसका राइट ऑप्शन होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ, assertion classroom pedagogy should be culturally responsive to meet the needs of students from diverse cultural backgrounds. Reason, equity in the classroom can be ensured only through standardized curriculum and assessment. Choose the correct option. तो इसमें हम जो बात कर रहे हैं कि जो कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी होती है वो इन्वॉल्व करती है डिजाइनिंग को, डिलीवरिंग को, इंस्ट्रक्शंस को, एंड एक्नॉलेज एंड इनकरप्ट करती है जो कल्चरल बैकग्राउंड्स, वेरियस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं हमारे स्कूल में या जहाँ भी हम टीचिंग कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो कैसे हेल्पफुल करता है, क्लासरूम पेडागोजी उसको कैसे कल्चरली रिस्पॉन्सिव करती है कि वो स्टूडेंट की जो डाइवर्स बैकग्राउंड से आए तो वो रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव हो उसके लिए। तो इसका रीजन दिया गया है कि इक्विटी इन द क्लासरूम कैन बी अश्योर्ड बिकॉज इक्विटी इन एजुकेशन इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट अ curriculum. It is not a right statement, so it is a wrong reason for it. तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, A is true but R is false. So we can say equity requires adaptation and supports that address these differences, which cannot be achieved slowly through standardizations. एंड जो भी हम एक मानकीकरण उसको प्रोवाइड करते हैं या फिर जो भी हम स्टैंडर्डाइजेशन एक मेंटेन करके रखते हैं वो स्लोली उसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं। Culturally responsive teaching practices which tailor instructions to meet the varied needs of all students. That is all for true educational equity that we can say. तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। Let's move to the next question. Jagriti has learned that her dog Rusty is a golden retriever. When she sees another dog that looks similar to Rusty but is a different breed, she calls it a dog too. According to Jean Piaget, theory of cognitive development, which concept does this demonstrate? First, egocentrism, object permanence, and conservation. Fourth, assimilation. तो जागृति को जैसे पता चला कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है, या वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन वो एक अलग ब्रीड का है, वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। तो जीन पियाजे के एक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, एसिमिलेशन। क्योंकि एसिमिलेशन डिस्क्राइब करता है जबकि कोई इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेट करता है किसी भी न्यू इंफॉर्मेशन को इनटू देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और स्कीमा, जब वो किसी भी न्यू इंफॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। यहाँ पर जागृति नोज दैट हर डॉग रस्टी इज अ गोल्डन रिट्राइवर, वह जब वो किसी और कुत्ते को देखती है जो कि किसी अलग ब्रीड का है बट वो स्टिल रिफर इट एज अ डॉग। तो जागृति का जो कॉग्निटिव स्कीमा है फॉर डॉग includes feature that she associates with Rusty, but when she encounters another dog that resembles Rusty, she applies her existing schema of what a dog to this a new instance. So she does not need to create a new category or new schema for this dog. Instead, she assimilates the new dog into her pre-existing
स्कीमा ऑफ अ डॉग, तो वो अपने पहले का जो उसका एक स्कीमा है या थॉट है अबाउट डॉग्स, वो उसमें एक नए डॉग की नॉलेज को एसिमिलेट करती है। तो इसका सही आंसर होगा एसिमिलेशन। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेरिडिटी totally determines an individual's is first sex, gender, academic success and learning style। तो इसका सही आंसर होगा सेक्स। फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। हेरिडिटी रिफर करता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स एंड characteristics from parents to their offspring through genes। So it encompasses how physical and behavioral traits are passed on from one generation to the next। So the sex will determine an individual biological sex because sex chromosomes, XX for females and XY for males, are inherited from the parents। So इसका first answer होगा first। So we will move to the next question। Teacher should focus on asking question in a classroom and encouraging children also to ask question rather than giving instruction। Child-centered pedagogy means giving opportunities to children voices and ensuring their participation। Both are true and R is the correct explanation of A. Both are true and R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. And both are false। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। Both are true and R is the correct explanation of A। So teacher should focus on asking question in a classroom and encouraging children also to ask question rather than giving instruction। ये स्टेटमेंट इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस को स्टेट करता है कि जो कि एक्टिव लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। By encouraging question, teacher facilitate a more interactive and engaging students to explore concepts more deeply and develop their own understanding। क्वेश्चन पूछने से जो बच्चा होगा उसके कॉन्सेप्ट ज्यादा जल्दी क्लियर होंगे, वो अपने कॉन्सेप्ट्स को इजीली एक्सप्लोर कर पाएगा और वो अपनी एक समझ उस कॉन्सेप्ट पे डेवलप कर पाएगा। So the reason is child-centered pedagogy means giving opportunities to children voice and ensuring their participation is absolutely correct। So इसका आंसर होगा first। We'll move to the next question। Repetitive and ritualistic behavior is an identifying characteristic of autism spectrum disorder, learning disabilities, attention deficit hyperactivity disorder, cerebral palsy। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक टाइप का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन, behavior and social interaction। So it is called a spectrum disorder because it encompasses a wide range of symptoms and severity levels। We'll move to the next question। Learner feels engaged and actively involved in process of learning when activities are related to their context, and the focus of learning is repetition and memorization। Socio-emotional needs of learners are ignored, their prior knowledge is discarded and negated। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू देयर कंटेक्स्ट। जब भी बच्चा होता है ना कि वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है किसी भी चीज में या वो इंगेज्ड फील करता है किसी भी लर्निंग प्रोसेस में, तो उसका मतलब है कि जो वो एक्टिविटीज है वो उनके कॉन्टेक्चुअल लर्निंग से रिलेटेड है। ही इज फीलिंग interested in that, and that helps student to show the relevance of what they are studying and motivates them to participate actively। So it helps a lot for to develop students interest also। So we will move to the next question। Children with learning
difficulties typically have difficulties in reading due to their poor sight, have problems in regulating their emotions, have confusion with letter and alphabets that look like, have very low IQ as diagnosed through standard intelligence test. तो आमतौर पर सीखने की क्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में नजर कमजोर होने के कारण परेशानी होती है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है, मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि उपलब्धि होती है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, हैव कंफ्यूजन विथ लेटर एंड अल्फाबेट दैट लुक अलाइक। जो लर्निंग डिफिकल्टीज वाले बच्चे होते हैं जैसे कि डिसलेक्सिया है, उनको जो लेटर्स होते हैं, जो सिमिलर लेटर्स होते हैं, उनके बीच में डिस्टिंग्विश करने में उनको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी होती हैं। तो जो डिफिकल्टीज होती हैं वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती हैं उनकी रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज को। एंड learning difficulties are not associated with low IQ but with challenges in specific learning process। उनकी रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी होती है वो उस पर अपना इम्पैक्ट डालती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, हैव कंफ्यूजन विथ लेटर एंड अल्फाबेट दैट लुक्स अलाइक। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट एंड आई होप आपको आज का ये सेशन समझ आया होगा। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।